नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से सियासी गलियारों में लगातार हलचल तेज हो गई है। वहीं चुनावी नतीजों में भले ही एनडीए ने भारी जीत दर्ज करते हुए बहुमत हासिल कर लिया हो, लेकिन एनडीए के अंदर चल रही कलह अब बढ़ती जा रही है। बहुमत दर्ज करने के बाद एक तरफ जहां विपक्ष लगातार वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दे को उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत हासिल करने के बावजूद भी अंदरूनी कलह से जूझ रहा है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले भाजपा और जेडीयू ने बराबर सीटें 101 पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया था। नतीजन दोनों दलों को बराबर मंत्री पद मिल सकते हैं, लेकिन एक आदमी को झटका भी लग सकता है। सरकार गठन के फार्मूले के अनुसार चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 2, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 मंत्री पद मिल सकता है। सामने आई जानकारी के मुताबिक एनडीए के घटक दलों के बीच सरकार गठन को लेकर चर्चा चल रही है और कई पूर्व मंत्रियों के विभागों पर भी विचार किया जा रहा है। वहीं सामने आई जानकारी के मुताबिक भाजपा और जेडीयू के बीच विश्वास की बड़ी कमी नजर आ रही है। यही वजह है कि मौजूदा सीएम नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया। बिहार की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है जब बम्पर जीत के बाद जब सीएम राज्यपाल से मिले तो ना सरकार को भंग करने की सिफारिश की और ना ही अपना इस्तीफा सौंपा, बल्कि राज्यपाल को ये जानकारी दी कि 19 नवंबर को इस्तीफा सौंप देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद आरिफ खान से मुलाकात के बाद इस्तीफा नहीं सौंपा। अपने आप में यह ऐसा अनोखा मामला है कि राज्य सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हो, उसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पारित हो, मुख्यमंत्री राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात करे लेकिन इस्तीफा ना दे। इनसे लेकर राज्य सरकारों तक यह परंपरा रही है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद कैबिनेट की आखिरी बैठक के बाद प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाते हैं, वह लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करते हैं। हालांकि बिहार में यह परंपरा टूट गई। सीएम राज्यपाल से मिले तो, लेकिन इस्तीफे के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग करेंगे और तब तक वह मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार ने यह कदम क्यों उठाया। वहीं सियासी गलियारों में यह भी चर्चा कहीं न कहीं इसके पीछे का कारण है। नीतीश को डर भी है कि कहीं नीतीश कुमार के साथ भी महाराष्ट्र वाला हाल न कर दिया जाए, जैसे मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को सीएम पद से चुनाव के बाद हटा दिया गया और देवेंद्र फडणवीस के रूप में भाजपा का सीएम बैठा दिया गया। बता दें कि चुनाव से पहले ही राजनीतिक जानकारियां दावा कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आई तो वह अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। फिर जब टिकट का बंटवारा हुआ और बीजेपी के साथ साथ जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी तो नीतीश कुमार की पार्टी ने राज्य में बड़े भाई का दर्जा भी लगभग खो दिया। टिकट बंटवारे के बाद से ही इसकी चर्चा शुरू हो गई। उस वक्त यह खबरें भी आई कि नीतीश कुमार टिकट बंटवारे से नाराज हैं और उन्होंने अपने करीबियों को फटकार भी लगाई है। फिर चुनाव संपन्न हुए और दिन आया 14 नवंबर का, जिस दिन जेडीयू ने 5 सालों के लिए सच में अपने बड़े भाई होने का पद खो दिया। चुनावी नतीजों आने के बाद यह कंफर्म हो गया कि जेडीयू ने 2020 चुनाव के मुकाबले भले ही बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया हो, लेकिन उससे ज्यादा बीजेपी की सीटें आई, इसलिए बड़े भाई की जो भूमिका रही है नीतीश कुमार की, वो कहीं ना कहीं खो गई। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मोहर लगाते हुए उन्हें साइड न कर दे, इसलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक इस्तीफे को टाल दिया। राजभवन से निकलने के बाद बिहार सरकार में मंत्री जेडीयू नेता विजय चौधरी का बयान भी आया। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कैबिनेट में विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है और 19 तारीख से विधानसभा भंग हो जाएगी। इनके बयान का मतलब हुआ कि विधानसभा 19 नवंबर को भंग मानी जाएगी। उस दिन तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और नियमित प्रशासनिक कार्य को संभालते रहेंगे। आज जिस तरह से नीतीश राज्यपाल से मिले लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन विधानसभा के भंग होने की तारीख 19 नवंबर तय कर दी गई। इससे एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार बीजेपी को भी इतना मौका नहीं देना चाहते कि वह अपने हिसाब से कोई खेल कर सके। हालांकि भाजपा के इस खेले का डर सिर्फ नीतीश को ही नहीं बल्कि अन्य कई नेताओं को भी सता रहा है। यही वजह है कि एनडीए में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि 243 सीटों वाली विधानसभा में अकेले भाजपा ने 89 सीटें जीती। दूसरे स्थान पर रही जेडीयू ने 85 सीटें जीती। लोजपा रालोद ने 19, हम एस ने 5 और राजद ने 4
सीटें जीती। 2020 में भाजपा ने 74 और जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी। सरकार में भाजपा के 22 और जेडीयू के 12 मंत्री थे। एक तरफ जहां सीएम पद को लेकर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। अभी मौजूदा मिजाज की अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्रियों के बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और उनके नामांकन पत्र में अनियमितताओं के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा या नहीं, इस पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी पर कई तरह के आरोप लगे हैं, ऐसे में उनके पद पर भी अभी संशय बना हुआ है। वहीं इस बार बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को भी अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी पार्टी बिहार में चौथे सबसे बड़ी और एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसने चिराग की लोकप्रियता को बिहार में और ज़्यादा ऊपर पहुंचा दिया। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार में इस बार चिराग पासवान कौन सी भूमिका में रहने वाले हैं। इसी मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एक चैनल से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही ने कहा कि मुझे लगता है कि अगर इस बार बिहार ने बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो वो चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि इसका कारण ये भी है कि चिराग पासवान दलितों के नेता है और नीतीश कुमार की जेडीयू के पास भी दलित वोट बैंक है। ऐसे में चिराग के बहाने बीजेपी कहीं ना कहीं जेडीयू को दलित वोट बैंक को बीजेपी के पाले में लाना चाहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने ही दलित जातियों को महादलित में परिवर्तित किया था, लेकिन पासवान जाति को उन्होंने छोड़ दिया था। ऐसे में लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से बीजेपी इस ओर बढ़ सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अभी युवा हैं, तो वो केंद्र की राजनीति में कहां तक जाएंगे। ऐसे में अगर वो इस बार बिहार के डिप्टी सीएम बनने में कामयाब होते हैं तो 5 साल बाद वो मुख्यमंत्री पद के लिए मजबूत दावेदार के रूप में उभरेंगे। गौरतलब है कि बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में हो सकता है। नीतीश कुमार ने 2015 में गांधी मैदान में शपथ ली थी। 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एक भव्य मंच भी तैयार कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत गर्म है। नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार जारी है। अब क्या होगा, नीतीश ही बिहार के सीएम होंगे या उनके साथ भी महाराज जैसा खेला होगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। खैर, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।